नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो बहुत जरूरी है। आप अगले 2-3 साल में कभी भी ये वीडियो देखिएगा, याद रखिएगा यूपी पीसीएस का इंटरव्यू बस ऐसे ही होता है। इतने ही प्रश्नों के दायरे रहेंगे, यही 30-40 प्रश्न का सेट है। ये आपने अच्छे से शीशे के सामने अगर 10 बार रट लिया तो इंटरव्यू में 100 में से मिनिमम 40 नंबर, मैक्सिमम 70 नंबर, लेकिन इतने प्रश्नों को रट डालिए तो 60 नंबर से 65 नंबर आपके बड़े आराम से आ सकते हैं इंटरव्यू में। आपके प्रतिभा के अनुसार वो 70 नंबर भी हो सकते हैं। तो जरूर देखिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। टॉपर्स कोड पर मैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी कराता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब लोक सेवा आयोग में प्रीलिम्स और मेंस निकालने के बाद आपका सिलेक्शन होता है या बच जाते हैं और आप पहुंच जाते हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आप रूम में घुसेंगे तो आमतौर पे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसमें 5 लोगों की एक टीम होती है जो आपका इंटरव्यू ले रही होती है। अब कभी कभी ये 3 रहती है, कभी 4, कभी 5। आमतौर पे 5 लोगों के मेंबर की कमेटी ये बैठती है। और जब आपकी शुरुआत होती है, आप अंदर पहुंचते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि गेट पे नॉक करिए 2 बार और पूछिए प्लीज मे आई कम इन सर। अब कई लोग आपको ये सलाह देंगे कि जब आप पहुंचे तो एक साथ सारे मेल मेंबर को बोलिए और एक बार फीमेल मेंबर को विश करिए गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, 1-to-1 कांटेक्ट बहुत जरूरी रहता है। हर आदमी का खुद का ईगो रहता है। तो जब कभी आप इंटरव्यू के रूम में घुसे तो प्लीज मे आई कम इन सर कह के अंदर जाएं, और अगर 5 मेंबर में से 4 मेल हैं तो सबकी आंखों में प्यार से देखिए और बोलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। सबसे अच्छा तरीका यही होता है। इसके अलावा कोई भी तरीका गलत है। कुछ लोग आपको सलाह जरूर देंगे कि जब आप जाएं तो एक बार में मेल मेंबर्स को, एक बार में फीमेल मेंबर्स को। कभी ऐसा ना करें। हमेशा याद रखिए, इंसान का जो 1-to-1 कांटेक्ट होता है बहुत बड़ी चीज होता है। वो उस इंसान को बताता है कि हाँ सर, आई एम गिविंग रिस्पेक्ट पर्सनली टू यू। तो सबसे पहला काम पूछिए और जाकर के बैठिए। आपसे जब कहा जाए कि चेयर पे बैठिए तो बैठ जाइए। अब उसके बाद यूपी पीसीएस का पहला प्रश्न इंटरव्यू का यहां से शुरू होता है कि बिना अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर किए हुए अपने बारे में बताइए। जब वो ये कहते हैं कि बिना अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आमतौर पे वो 2 चीजों के लिए कहते हैं। एक तो आपको अपना नाम नहीं बताना, और दूसरा आप किस जगह से बिलोंग करते हैं ये भी नहीं बताना है। नाम ना बताने के पीछे आप कास्टिसिज्म को प्रमोट ना करें, ये वजह रहता है। और दूसरा, जगह ना बताने के पीछे आजकल नई चीज है कि भाई हम उस रीजन से आते हैं, तो अलग से उनको प्रायोरिटी मिलती है। ऐसा कभी कभी लोगों में आ सकता है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है अपना नाम ना बताना, और अपने घर के या अपना जो आप कहां से बिलोंग करते हैं वहां से नहीं बताना। तो आप शुरू कहां से करेंगे? तो जब आप बैठेंगे कुर्सी पे तो उनमें से पहले आदमी जो सेंटर पे बैठेंगे वो आपसे कहेंगे अपने बारे में बताइए। अब ध्यान से सुनिए, आप भले इंग्लिश के तुर्रम खा हो, लेकिन उनका प्रश्न रहेगा आप अपने बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आमतौर पे इंटरव्यू हिंदी भाषा में ही पूछता है। याद रखिएगा इस चीज को कि आप अगर वो पूछे कि आप अपने बारे में बताइए एंड यू स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, यानी आप अपना ईगो दिखा रहे हैं कि यू नो इंग्लिश। कभी नहीं। उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और उर्दू है। तो शुरुआत आपको कैसे करनी है? अपने बारे में बताइए बिना पर्सनल इंफॉर्मेशन के। तो आपको सबसे पहले बताना है कि नमस्कार, नमस्कार सर, मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई है इस जगह से। बेसिक स्कूलिंग में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैंने यहाँ से उत्तीर्ण किया। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इस साल में इस विषय से कंप्लीट किया। उसके बाद 2 साल मैंने कहीं ना कहीं टीचिंग किया या फिर ये किया, और उसके बाद फिर मैं तब से तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। और आपको बोलना है मेरी हॉबी, ध्यान से सुनिए, मेरी हॉबी है कोई एक चीज। तो जब आप पहले बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आप बताएंगे अपनी बेसिक स्कूलिंग, यानी अपने हाई स्कूल इंटर कहाँ से किया। उसके तुरंत बाद आप बताएंगे आपने ग्रेजुएशन, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किस ईयर में किया। परसेंट बताने की जरूरत नहीं है। बस आप याद रखिए, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो जरूर मेंशन करिए, ठीक। अगर नहीं किया है, आपने फेमस यूनिवर्सिटी से किया है तो जरूर मेंशन करिए, लेकिन परसेंट बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है जब तक वो ना पूछे तो। उसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जब किया तो उसका साल बताइए, और उसके बाद आपको बताना है आपके हॉबीज के बारे में। अब आमतौर पे जो सबसे साधा जवाब होता है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि केवल एक हॉबी बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे आप मैंने उसी सीक्वेंस में आपको बताना है और आपको ये बताना है कि सर मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना। तो अब जैसे ही मैंने क्रिकेट बोला ना, विश्वास करिए क्रिकेट से संबंधित सारे लोगों को जानकारी होती है, बहुत डिटेल में जानकारी होती है। दुनिया के कौन कौन से देशों में क्रिकेट उनका राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट से संबंधित इतने प्रश्न हैं कि आप पक्का किसी न किसी जगह पे फेल हो जाएंगे।
तो सबसे पहली मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि हॉबी एक होनी चाहिए और आसान। जैसे मैं कहूँ कि माय हॉबी इज़ टू प्ले फुटबॉल, मेरी हॉबी है फुटबॉल खेलना, तो जब मैं खाली होता हूँ तो फुटबॉल खेलता हूँ। अब फुटबॉल के बारे में किस देश का राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल के बारे में टॉप 10 प्लेयर्स वर्ल्ड के कौन हैं, हाल ही में फुटबॉल में इंडिया ने क्या जीता है, फुटबॉल के ग्राउंड के बारे में कि उसका ग्राउंड की क्या डायमेंशन है, गोलकीपर का क्या है, वो क्या है, कौन-कौन से लोग हैं, कौन स्ट्राइकिंग होता है, कौन डिफेंस होता है। यानी आपको जिस खेल के बारे में बताना हो, कोई भी एक खेल चुनिए। अब वो कोई कसम नहीं है, जैसे मैंने कभी फुटबॉल नहीं चुना, कभी नहीं खेला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरी हॉबी है फुटबॉल, तो तुरंत चैट जीपीटी पे जाऊँगा, डालूँगा कि राइट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम फुटबॉल हॉबी। प्रश्न आएगा, उसका उत्तर पढ़ लीजिए। सबसे आसान तरीका है हॉबी बताने का यही, कोई एक स्पोर्ट जैसे बैडमिंटन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, सिर्फ बैडमिंटन। या बहुत बताना हो, जो मैं कभी बताता था, आई लव टू लिसन द म्यूजिक ऑफ 80s एंड 90s, तो आपसे किशोर कुमार के क्वेश्चन पूछेगा। या आप बता दीजिए कि कोई भी एक स्पेसिफिक हॉबी होनी चाहिए, याद रखिए स्पेसिफिक क्लियर कट हॉबी होनी चाहिए, ताकि जो प्रश्न बने वो उसी से बने। ये हो गया पहला प्रश्न, ठीक। अब दूसरी बात में आपको बताएंगे कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। याद रखिएगा सबसे जरूरी प्रश्न ये आपका ये है, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछेंगे। तो दूसरा प्रश्न होगा आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। अभी पहला सेक्शन चल रहा है, देखिए लगभग 25 मिनट का इंटरव्यू होगा, 25 से 30 मिनट का, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा अपने बारे में बताइए, दूसरा प्रश्न रहेगा आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ठीक, ये आपको बताना है। तीसरा होगा आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस, तो आराम से सधी हुई भाषा में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएंगे। और सबसे जरूरी कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका चयन होता है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो इस प्रश्न का जवाब पहले मैं आपको दे दूं, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि अगर आपका चयन हो जाता है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा जवाब और आइडियल जवाब है कि सर एक सिविल सेवक का काम है सरकार की बनी हुई नीतियों का पालन करना और जनता को जागरूक करना, यानी टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं सरकार की नीतियों को सही तरीके से फॉलो करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा और जनता में उसके प्रति जागरूकता बढ़ाऊंगा, क्योंकि आज भी ऐसी कई सारी नीतियां हैं जिनसे कुछ क्षेत्र वंचित हैं। तो उन वंचित क्षेत्रों और वंचित लोगों के लिए मैं सरकार की नीतियों को क्या करूंगा, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूंगा। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा काम कर दूंगा, नहीं। सिविल सेवक का काम क्या है, सिविल सेवक का काम है सरकार की नीतियों को एग्जीक्यूट करना, सही तरीके से पालन करना। तो बस यही इतना आपको जवाब देना, याद रखिए, ना इससे कम ना ज्यादा। अब उसके बाद इसके बाद सेकंड चीज आती है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग कितनी है। देखिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग से पहले आपको याद रखना चाहिए कि आपको जैसे मेंस के बाद इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे वरीयता क्रम भरवाया जाता है। तो आमतौर पे अगर आपने वरीयता क्रम में एसडीएम पहली पोस्ट रखते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएफ से, तो आपको पता होनी चाहिए कि एसडीएम की जिम्मेदारियां क्या हैं। सबसे पहली चीज तो एसडीएम बैठता है तहसील में, दूसरा लैंड रेवेन्यू को डील करता है और उसके पास मजिस्ट्रियल पावर भी होती है, ठीक। ये दो तीन चीजें आप बताएंगे, ठीक, ये सारा काम है और ये कहां बैठता है, तहसील में बैठता है। तो एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि डीएम और एसडीएम में क्या अंतर है। तो आमतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग से चुने होते हैं और जो एसडीएम होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग से। प्लस डीएम पूरे जिले का होता है लेकिन एसडीएम एक तहसील का होता है, यानी एक जिले के अंतर्गत कई सारी तहसील आती हैं। तो अंडर वन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देयर में भी न्यूमेरस एसडीएम, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक। अब आपसे दो तीन प्रश्न क्या होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे, कभी ये पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकते हैं भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे। अच्छा याद रखिएगा उस इंटरव्यू पैनल में 5 में से 1 लोग रहेंगे, आमतौर पे जो फीमेल रहती है या यहां पर बैठेंगे, तो वो कुछ आपसे पूछेंगे नहीं, वो चुपचाप आपके एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो दे आर लाइकली टू बी द साइकोलॉजिस्ट। अलग अलग पैनल बैठते हैं, ठीक। तो आपको पहला एक चीज याद रखना है, जैसे कोई पूछेगा पहला प्रश्न, पॉलिटिकल प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटिकल प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, दूसरा भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखेंगे। तो जब कभी भी कोई प्रश्न आपसे इस तरीके का पूछेगा, फंसाने वाला या आप पे इंसिस्ट करेगा, चाहे कितना भी आपको प्रेशर दे दे, याद रखिएगा प्रेशर में आए बिना, बिना पसीना आए आपको जवाब क्या देना है। तो आपका जवाब होगा सर मैं संवैधानिक दायरे में रहते हुए कानून व्यवस्था के तहत और पब्लिक इंटरेस्ट, 3 शब्द याद रख लीजिए, इंटरव्यू में पेट लाइनें हैं। अगर आप याद रखेंगे ना तो ये 3 लाइनें आपको इंटरव्यू में सबसे बेहतरीन पंच लाइन होती है। अच्छा यहाँ इंग्लिश बोलने का ज्यादा महत्व नहीं है, आप सोचें इंग्लिश में फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, नहीं, हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए।
तो इफ यू बिलोंग टू एनी इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल और समवेयर एल्स, आई विल रिकमेंड यू टू यूज इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके यूज करिए, बट नेवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। हिंदी भाषा का चयन ही आपको अंतिम अवसर प्रदान करेगा हाईएस्ट मार्क्स लाने का, ठीक। और जब कभी ऐसे प्रश्न पूछे, यानी जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल पूछे, तो याद रखिएगा जैसे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर कैसे कम करेंगे, तो चाहे जितना कोई प्रेशराइज कर ले और आपको ना एकदम इंसिस्ट करने लगेंगे वो इंटरव्यूअर कि आप इस पे हार जाइए, पसीना आने जाए, घबरा जाएंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप करेंगे ही करेंगे। इस कंडीशन में आपको 3 चीजें जेब में रख के जानी है। क्या सर? चाहे जो भी स्थिति हो, मैं संवैधानिक दायरे में रहते हुए, दूसरा कानून व्यवस्था के अंतर्गत, तीसरा जनहित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट में जो सही लगेगा वो काम करूंगा। चलिए, अगर भीड़ हिंसक हो जाए तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। एक और प्रश्न इसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में ही पूछेगा कि अगर आपके सामने भीड़ हिंसक हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो जब भीड़ हिंसक हो जाएगा तो आपको सबसे पहले बात तो याद रखिए, चीता नहीं बनना है, ठीक। आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि पर्याप्त संख्या बल में पुलिस आपके पास होनी चाहिए। लाठी चार्ज करना आपकी लीस्ट प्रायोरिटी, यानी जब आपके पास कोई अवसर नहीं बचेगा तभी आप बोलेंगे कि सर मैं लाठी चार्ज करूंगा, सबसे आखिरी अवसर में। और उसके पहले एक सिविल सेवक होने के नाते अपने सीनियर से सलाह जरूर लूंगा। याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन सबको याद रखेंगे ना तो आपका फायदा होगा। ये मैं बताते चलूं कि यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज भारत की सबसे बेहतरीन, और यूपी की तो ये पहली है जो आपको एआई से इवैल्यूएशन करके 10 सेकंड में दे देती है, और सबसे सस्ती। यानी जब आप मेंस की टेस्ट सीरीज लेते हैं 2200 या 2500 रुपए में, तो सारी मेरी खुद की वीडियो, सारी खुद की पीडीएफ सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक चीज। अगला प्रश्न जो आपसे पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के बारे में, 2-3 चीजें याद रखिएगा। गुड गवर्नेंस क्या होता है, एक कॉपी में लिख लीजिए इसका उत्तर। ई गवर्नेंस का क्या रोल होता है, और डिजिटल गवर्नेंस क्या होता है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, ये तीनों चीजों को आपको याद रखना है, ठीक। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, ये सारी चीजें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा ना, वो डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम। आपसे पूछेंगे आपके जिले की मेजर समस्या क्या है, तो आपको अपने जिले की या अपने जगह की या अपने उत्तर प्रदेश की मेजर समस्या के बारे में जरूर बताना चाहिए, ठीक। जरूर याद रखिएगा। दूसरा, यूपी की इकोनॉमी किस चीज पर बेस्ड है, बहुत बहुत बार बार। और तीसरा क्वेश्चन फिक्स होगा, यूपी की जो इकोनॉमी है ना वो क्या साइज है, यूपी की इकोनॉमी का साइज क्या है। ये आपको एकदम रटा रहना चाहिए। एक और इंटरव्यू का पेट क्वेश्चन हमेशा रहेगा बजट पे प्रश्न, फिक्स। सेंट्रल बजट और यूपी बजट पे आप बेसिक चीजें जरूर पढ़ पे जाएं कि किन चीजों पर गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश सरकार को व्यय दे रखा है या उसको खर्चा के लिए दे रखा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, अभी आपसे लोकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूपी का टूरिज्म पोटेंशियल क्या है। जब कभी आपसे टूरिज्म पोटेंशियल यानी टूरिज्म की संभावनाएं पूछे, तो आपको याद रखना है, आपको शुरुआत करनी है सर्किट से। रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, बहुत सारे कॉरिडोर, जैसे विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या कॉरिडोर है, बनारस का कॉरिडोर है, ऐसे मथुरा वृंदावन में प्लान किया जा रहा है। यानी आपको कई सारे कॉरिडोर्स के बारे में याद रखना चाहिए। ये इनके पास टूरिज्म के बड़े पोटेंशियल हैं, यानी विश्व से भारी संख्या में जनसंख्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विजिट करने आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही आप अपनी चीजों में रखेंगे, ठीक। अब आपको अपने जगह की याद रखिएगा, जिस जगह आपने पढ़ाई करी। अब जैसे आप स्कूल के बारे में बताएंगे तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि आपने इस स्कूल से पढ़ाई करी, यानी उस जिले में, यानी आपके जिले में कौन सबसे फेमस पर्सनालिटी है। तो जब कोई पूछे फेमस पर्सनालिटी का, याद रखिए आपको उत्तर देना है फ्रीडम फाइटर्स के। आज के फ्रीडम नई फेमस पर्सनालिटी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ठीक। एक और चीज का प्रश्न होगा कि सूखे की समस्या या एकाएक फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उससे कैसे निपटेंगे। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने बता रखा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे आप काम करेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक। ये तो हो गया बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन। अब मैं आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा, जो नेक्स्ट लॉट आएगा ना, वो करंट अफेयर्स का होगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे लेकर के पिछले 3 महीने, जैसे अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं तो हाल ही में अर्ध कुंभ या ये जो माघ मेला लगा, वहां पे माननीय शंकराचार्य जी और प्रशासन में विभेद हुआ, मतलब भेद हुआ। कंफर्म मान के चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछेगा। प्रश्न धर्म से संबंधित
आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में कौन सा धर्म आया पहले, दुनिया का ऑफिशियल धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, यहूदी धर्म क्या है, इन सब की होली बुक क्या है। आपके लिए ये प्रश्न बहुत जरूरी है, आप इससे भाग नहीं सकते। हर वो प्रश्न जो कंट्रोवर्शियल है वो आपसे पूछा जाएगा, जैसे धर्म पर आधारित प्रश्न पक्का पूछेंगे। और क्या पूछेंगे, आजकल पूरे प्रशासन को एआई का प्रशिक्षण दे रहा है, तो एक फिक्स प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आएगा। तो पहला प्रश्न आएगा व्हाट इज एआई। तो आपको याद रखना है एआई एक ऐसा सिस्टम या एक मशीन है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करता है। बस एक लाइन का सवाल का जवाब रहता है ये, ठीक है। और क्या है, आपसे पूछेगा जो सबसे जरूरी बात, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जरूर पूछा जाएगा। तो ये कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक। एक मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, जब आपके उन चीजों से संबंधित प्रश्न याद रखिएगा, कौन से, जो हायरार्कियल बेस्ड है, जैसे एसडीएम क्यों चुना, डीएसपी क्यों चुना। आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कमिश्नरेट है, ये भी प्रश्न एक फिक्स रहेगा, लिख लीजिए कितने कमिश्नरेट है, कमिश्नरेट में और आम जिले में क्या फर्क रहता है, ठीक। एसीपी और डीएसपी में क्या फर्क है, ये सारी चीजें। क्या आपको एक और प्रश्न होगा, क्या आपको नहीं पता, क्या आपको नहीं लगता कि जब से कमिश्नरेट सिस्टम आया है तब से एसडीएम की पावर कम हो गई है। तो इसमें कतई आपको ये नहीं बोलना है। एक फिक्स प्रश्न याद रखिए, अभी पूछा भी गया था किसी से कि जब से कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एसडीएम की पावर कम हो गई है। तो नहीं, याद रखिए जो सबसे पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने ऐसे ही पावर को डेलीगेट किया था, यानी एसडीएम के पास बहुत सारा कार्यभार रहता है। तो अगर उनसे एक पर्टिकुलर चीज ले करके हम लोग एक को दे रहे हैं, तो हम उनके काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक आदमी पे बहुत सारा भार है, बहुत सारा भार होता है एसडीएम पे। तो उनकी एक ड्यूटी को शिफ्ट किया है, वो भी क्या किया गया है, सबऑर्डिनेट को डेलीगेट, एक दूसरे को, सॉरी सबऑर्डिनेट को नहीं, एक दूसरे व्यक्ति को डेलीगेट किया है। तो उनकी पावर कतई कम नहीं, नेगेटिव शब्द बोलना ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो ये आ जाए। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात, आपको डायलेमा बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपका जूनियर अगर कोई गलत काम करे तो क्या करेंगे। तो दो ऑप्शन है, देखिए, अगर आपका जूनियर कोई गलत काम करे तो सो कॉज नोटिस दिया जाता है, लेकिन अगर आपका कोई जूनियर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप क्या काम करेंगे। तो याद रखिएगा, जब कोई आपका जूनियर कोई गड़बड़ हरकत करे तो सबसे पहले कमेटी बिठानी है। कुछ भी गलत काम करे, कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तुरंत क्या करिए, आपका जूनियर गलती करेगा तो आप कमेटी बिठा लेंगे, ठीक। कमेटी के निर्णय के आधार पर आपका डिसीजन होगा। दूसरा, अगर आपका सीनियर कोई गलत काम करे तो दो चीज आता है, सीनियर या तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है या सीनियर आपको गलत आदेश दे सकता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई सीनियर, ये प्रश्न पूछ चुका है कि अगर आपका सीनियर आपको गलत आदेश देगा तो कैसे हैंडल करेंगे। तो याद रखिए, आप एज ए सिविल सेवक पहले ये देखेंगे कि वो गलत आदेश मौखिक आया है कि लिखित आया है। अगर मौखिक है तो सर से कहेंगे कि सर आप रिटर्न में दे दीजिए, मैं देखता हूं, ठीक। और अगर लिखित में भी कोई गलत आदेश आया है, तब फिर वही तीन चीजें जेब में रखनी है, मैं संवैधानिक दायरे में रहते हुए कानून व्यवस्था के अंतर्गत, और सबसे जरूरी बात, पब्लिक इंटरेस्ट में जो जरूरी होगा वो काम करूंगा। लेकिन अगर एक सीनियर, अगला प्रश्न, अगर आपका सीनियर भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाए तब क्या करेंगे। तो भ्रष्टाचार के लिए हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस कमेटी है, उनको इन्फॉर्म करूंगा। तो जूनियर के केस में कमेटी बिठा लेंगे, सीनियर के केस में विजिलेंस कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक। सोशल मीडिया अफवाह फैला दे तो क्या करेंगे। सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया अफवाह फैला दे तो सबसे पहला काम याद रखिएगा, सबसे जरूरी काम कि सोशल मीडिया पे अफवाह फैलने के लिए सबसे पहले हम खुद सोशल मीडिया पे जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे मैसेज के माध्यम से कि इन भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें, ये पूरी तरह से गलत है और भ्रामक है। पहला स्टेप यही होगा कि हम क्यूरेटिव एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ सही, बाद में एक्शन बाद में लेंगे। पहला काम, हम चूंकि जनता में गलत खबर जा रही है ना, तो जनता को सही बात बतानी जरूरी है। तो सबसे पहले विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता को अवेयर करेंगे कि इस प्रकार की भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। दूसरा स्टेप, अब क्या करेंगे, उसको सो कॉज, वो जो गलत खबर है उस पर केस चलाएंगे, ये दूसरा स्टेप होगा। अगली चीज, अगर मीडिया ही गलत खबर चला दे, तो जैसे आपने सुना होगा कि धर्मेंद्र जी की डेथ हुई हुई नहीं थी लेकिन मीडिया ने गलत खबर चला दी, ठीक। 2000 की नोट में चिप नहीं थी लेकिन मीडिया ने गलत खबर चला दी। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको याद रखना है कि जब कभी आप उस कार्याधिकारी पद पर हैं तो आपको शो कॉज नोटिस देनी चाहिए, कि आप उनसे पूछें कि ये सच्ची घटना है कि आपने फ्रॉड किया है, इसकी वैधानिकता की जांच करिए और फिर लीगल एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक। ये आपका काम करना है। और इसके अलावा आप क्या काम करेंगे, इसके अलावा जो सबसे अलग प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी, मैं आपको एक लास्ट बता देता हूँ। हाँ,
अगर एक एमएलए गलत काम के लिए दबाव दे, तो सिंपल सा फिर वही काम क्या, एमएलए चाहे कितना भी दबाव दे, तो मैं लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए कानून व्यवस्था के अंतर्गत और जनहित में जो अच्छा रहेगा वो काम करूँगा। ये होता है एक बेसिक यूपीपीसीएस का इंटरव्यू, 5 अलग-अलग स्टेप। जैसे सबसे पहला आपका पर्सनल बैकग्राउंड, ये प्रश्न। दूसरा होता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के प्रश्न हमेशा हायरार्किकल होते हैं, जैसे आपने एसडीएम पहले चुना तो क्यों चुना, वरीयता क्रम में, ठीक। उसके बाद उसके बारे में पूछेंगे। आपको हर पोस्ट का काम ज़रूर पता होना चाहिए, है ना? जो आपने वरीयता क्रम में रखे हैं, हर पोस्ट के बारे में काम मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके थ्रू देख लीजिएगा। तीसरी चीज़, ये तो वो चीज़ है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के बाद फिर आपके हैं सिचुएशन, आप में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है कि नहीं है, और चौथा होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमेशा याद रखिए पिछले 2-3 महीने की घटनाओं पर आधारित है, या हो सकता है जिस दिन इंटरव्यू हो उसके पिछले 10 दिन में, उसके पिछले 2 महीने में कोई घटना घटी है तो आपको पता होना चाहिए। और घर घटना में जब कभी फँस जाएँ तो याद रखिए संवैधानिक दायरे के अंतर्गत, कानून व्यवस्था के अंतर्गत और पब्लिक इंटरेस्ट में जो बेहतर रहेगा वो काम मैं करूंगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मैं आपको बता दूं यूपी पीसीएस 2024 में कुल 49 बच्चे ऐसे थे जो मुझसे पढ़कर, जिनका मैंने मॉक टेस्ट भी लिया, और वो प्रीलिम्स मेंस मुझसे पढ़ कर करके पास हुए हैं और वो इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरी ऐसी आशा है कि उनमें से 60% तो जरूर क्वालिफाई होंगे। आप भी अगर पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरी खुद की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की, मेंस की है। जब आप टेस्ट सीरीज ले लेते हैं ना, तो आपको सारी वीडियो, सारी खुद की मेरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो आपको कुछ करना ही नहीं होता। तो बेसिकली मात्र 3000 में पूरे यूपी में कोई तैयारी नहीं करा रहा, मैं आपको कंप्लीट तैयारी गारंटी के साथ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इट्स ए आईआईटीएन स्टाइल। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।